अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार आरजू साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें याद किया, आपके प्रोग्राम में शरीक किया। आज फिर कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं एक ऐसा ब्रिज बनाया जाए जिस पर आप और हम साथ चल पाए। बिल्कुल सर। और आज जो बात हम करने जा रहे हैं, वैसे सर मैं उस वक्त को या जो टाइम वो था उसको मैं रिकॉल करना नहीं चाहती, इसलिए कि कोई खास अच्छी यादें उसके साथ नहीं है। लेकिन बहरहाल सर आज एक साल हो गया है ऑपरेशन सिंदूर या मार्का हक जो पाकिस्तान में कहा जाता है उसको। और इतने अरसे के बाद अब एक बार फिर जो बात की जा रही है वो यही कि क्या दोबारा भारत अटैक कर सकता है, दोबारा अटैक करेगा तो क्या होगा। हम चाइना से फाइटर जेट ले रहे हैं तो हम कहाँ से क्या ले रहे हैं और क्या तैयारी की जा रही है। तो इसी तरह की बातें सर इस वक्त यहाँ पर चल रही हैं। और कई जगह पर जो है वो इस वक्त DGISPR सबकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी मुसलसल है कि जी हमने जो है वो इतने जहाज गिरा दिए और हमने ये कर दिया और दोबारा के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। तो सर इसी तरह के कुछ स्टेटमेंट्स आपकी तरफ से भी सुनने में आई हैं कि वहां पर भी जाहिर है कि एक साल हो गया है तो उसको याद किया जा रहा है या उसके बारे में बात की जा रही है। मुझे नहीं पता कि इसमें सेलिब्रेट का वर्ड तो मेरा ख्याल है नहीं यूज करना चाहिए कि एक लड़ाई हुई थी, एक क्लैशेस हुए थे, जिसको सेलिब्रेट करना तो बहरहाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन सर क्या मिला हमें एक साल के बाद? आपको लगता है कि क्या हम फिर उसी जगह पर हैं कि जहां पर ये लग रहा है दोनों तरफ के अटैक हो सकता है, या कोई अच्छा सबक भी सीखा गया है? आपके जरिए मैं, अगर मेरा बस चले, तो मैं अपना दुख प्रकट करूंगा उस फैमिलीज के लिए। उन 26 फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपके बीच में एक नया, मैंने आज बोला है ना, आपके मेरे बीच में एक ब्रिज बनना चाहिए, एक पुल बनना चाहिए। सो कॉल्ड इंसानियत का, मोहब्बत का, प्यार का, अमन का, इन सब चीजों का एक पुल बनाने की कोशिश करते हैं। और मैं शुरुआत कर रहा हूं कि मैं ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेट करना चाहूंगा। ये मेरा अपना स्टैंड है। गलत है सही है मुझे नहीं पता, इसलिए इसे किसी इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखा जाए, एक इंडियन सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। मैं ऑपरेशन सिंदूर डेडिकेट करूंगा उन सभी उन सभी फैमिलीज के लिए जो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से टेररिज्म का शिकार है, चाहे बॉर्डर के इस पार, चाहे बॉर्डर के उस पार, दुनिया में कहीं भी, कहीं पर भी अगर टेररिज्म उपजता है, बढ़ता है, पनपता है, पाला जाता है, मैं चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुस्तान पाकिस्तान याद करे, सेलिब्रेट ना करे। मैं सेलिब्रेशन पर भी आ सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आ सकता, बट पहले कहूंगा कि याद करे कि यस, अगर कहीं पर भी टेररिज्म है, चाहे उसे आप सिंगल हैंडेडली हैंडल कर कर उसको गिरा लें या मिलकर गिरा लें, चॉइस आपके पास जरूर है। लेकिन अगर कोई जॉइंटली नहीं भी गिराएगा, तो आज के बाद मुझे लगता है कि हर कंट्री के पास ये हक होना चाहिए कि टेररिज्म जहां से आ रहा है वहां जाकर उस टेररिज्म का जवाब नहीं, उसकी जड़ उसकी जड़ खोदी जा सकती है, निकाला जा सकता है। सेलिब्रेशन, आपने ठीक कहा, देखा जाए कोई सेलिब्रेशन की बात तो है नहीं, लेकिन सेलिब्रेशन ये जरूर हो सकती है कि आज के बाद जो देश टेररिज्म करने की कोशिश करेगा उसके लिए ये एक एग्जाम्पल सेट है कि हम हर साल याद कर सकते हैं, याद दिला सकते हैं, याद को जीवित रख सकते हैं कि अगर कोई टेररिज्म में पड़ेगा तो उसका हाल यही होगा। आपने एक और अच्छी बात करी कि आ, आप जहाज ले रहे हैं, लीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? उसमें हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं तो कह रहा हूँ आप जहाज भी लीजिए, आप सबमरीन भी लीजिए, आप J-35 की बात कर रही हैं जो आपको इस साल मिलना है। मैं तो कह रहा हूँ आप दो चार सैटेलाइट भी ऊपर, हवाई जहाज ऊपर स्पेस में चलाइए। मैं कहूंगा कि आप चार छह एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनवा लीजिए। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, सच बताइएगा, दिल पर हाथ रख के, जनता, आवाम की कसम खाकर, आपको जरूरत है? आप अफोर्ड कर सकते हैं? आप क्या उतना पैसा अपनी इकोनॉमी से निकाल कर इस फिजूल खर्ची में कर सकते हैं? और स्पेशली जब आपको ये पता है
मेरे वर्ड्स को मार्क करिएगा। आपको पता है कि इंडिया की फितरत और कैरेक्टर में पाकिस्तान के ऊपर एक फौजी अटैक करने की नहीं है, जिसको मैं आपके प्रोग्राम में एक बार पहले भी कह चुका हूं। ये शायद हमारी कमजोरी भी है सर। कि सर, हम दुश्मनी निभाते भी नहीं। जी सर कल मैंने एक शो किया डॉक्टर कमर चीमा के चैनल पे, उन्होंने इनवाइट किया था मुझे। तो वो कहने लगे कि हमें चाइना मिसाइल्स दे रहा है, हमें चाइना फाइटर जेट दे रहा है। और जब यही बात मैंने कही कि भाई वही पैसा जो है, इतना पैसा हम उधर लगा रहे हैं सही नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो हमें सब फ्री में देता है ताकि हम भारत पे ट्राई कर सके। तो चीमा साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। तो सर क्या वाकई चाइना में सब कुछ फ्री में दे रहा है? आप एक काम करिए, झूठी कसम खाइएगा लेकिन सच्ची मत खाइएगा। कमर चीमा की कसम खा के बोल दो कि हाँ जी वो कह रहे थे वो सच है, क्योंकि झूठी कसम खाई तो ऐसा माना जाता है हमारे देश में कि जिसकी आपने कसम खाई है वो मर जाता है। सर तो हमारे यहाँ भी इसलिए यही मैं माना चाहूंगा, जाता है। हाँ। अगर आपके यहाँ माना चाहता है तो फटाफट कमर चीमा की कसम खा के बोल दीजिए कि हाँ जी सही बात है, हमें सब कुछ फ्री में मिलता है। सवाल ही नहीं उठता। ये आपको भी पता है, आवाम को भी पता है, देश को भी पता है। और स्पेशली चाइना जैसी कंट्री, सवाल ही नहीं होता। यस, चाइना आपको क्या कंसेशन देता है वो मैं मान सकता हूँ। वो कंसेशन ये दे सकता है कि J-35 वो शायद, क्योंकि वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, वो शायद किसी और को देने में झिझकेगा। दूसरा, उतनी तेजी से नहीं दे पाएगा जितनी तेजी से आपको चाहिए, क्योंकि सर वो ये भी कह रहे थे कि हम हमारी वजह से भारत को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ गया है और हम भारत का पैसा जाया करवा रहे हैं या खर्च करवा रहे हैं। तो मैंने तो चीमा साहब से ये देखिए, भी कहा था कि आप यहाँ बैठ के सारा प्लान बता देंगे तो वो लोग फिर थोड़े होशियार हो जाएंगे कि अब वो क्या कर रहे हैं। तो सर हाँ, वाकई में ऐसा है? इसीलिए इसीलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि बजट बढ़ाना या नहीं बढ़ाना एक रिक्वायरमेंट होती है। हमारे देश की एक अलग रिक्वायरमेंट है, आपकी देश की एक अलग रिक्वायरमेंट है। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जैसी कंट्री के कहने से हम अपना बजट बढ़ाएंगे। हाँ, हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम हमेशा से, ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है कि पाकिस्तान इज नॉट आवर एनिमी नंबर वन। एक बात। दूसरी बात, आज से पहले जितना भी पाकिस्तान ने चिल्लाया है कि वो न्यूक्लियर 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 दहशत, न्यूक्लियर डेटरेंस, न्यूक्लियर स्टेट, एक नई डॉक्ट्रीन के अंदर पिछले साल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया, हम आपके इस डेटरेंस को नाकारते हैं। अच्छा डिसीजन है, खराब डिसीजन है, मैं नहीं डिस्कस कर रहा, लेकिन आज के बाद हम आपके इस खौफ से जो आपने अपने लिए क्रिएट कर रखा है, इस डेटरेंस से कि आपके पास एक न्यूक्लियर है, हम अपने किसी भी एक्शन को नहीं रोकेंगे, ये सोचकर कि दोनों के दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर हैं। तो इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी लूंगा इस बात को कि आपके लिए घाटा और हो गया कि जो एक इज्जत थी आपकी न्यूक्लियर डेटरेंस की, शायद वो कम हो गई। अगली बात आती है ISPR साहब ने क्या कहा और इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट क्या आई। कोई एक स्टेटमेंट बताइए इंडिया की ये आई हो ऑफिशियल, जो हमारे सो कॉल्ड सर आप थे ना आज DGNOs ने। एक टीवी चैनल पे आप थे शाम को, वहां पे वो थोड़ा थोड़े क्लिप दिखाए जा रहे थे, आई थिंक जी न्यूज पर थे आप। तो वो यही बताया जा बताइए रहा था कि तैयारी पूरी क्या। है और इस तरह का ही स्टेटमेंट्स थे ना। नहीं नहीं नहीं, मैं उसका पार्ट था, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। मैं तो आपके पाकिस्तान पैनलिस्ट को सीधे सीधे ब्लेम कर रहा था कि थोड़ी सी शर्म ये जरूर करी जा सकती है कि जो लोग मारे गए हैं, जो दहशत का शिकार हुए हैं, उनके लिए दो शब्द अच्छे जरूर बोल दिए जाए। बिल्कुल। मैंने तो ये बोला था, एक बात। दूसरी बात, मैंने ये भी बोला, और मेरे पास आई थिंक आई हैव गॉट दैट। मैंने ये भी बोला उसके अंदर, बड़े पूरी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर को इंसानियत वर्सेस आतंकवाद की लड़ाई मानना चाहिए, और इसमें जीत हर उस कंट्री की होनी चाहिए जो आतंकवाद से पीड़ित है, मतलब आतंकवाद में वो सफर कर रहा है, और उसमें पाकिस्तान शामिल है। मेरे ये एग्जैक्ट वर्ड है, रिवाइंड कर देख लीजिए। आप बता दीजिए मैंने क्या गलत कहा या कहीं कोई थ्रेट देने की कोशिश करी।
मुझे नहीं नहीं सर, मैं लगता। आपको नहीं कह रही, मैं आपसे नहीं कह रही, मैं मैं तो किसी और आपको की भी नहीं बात कह कर रही। रहा हूँ, मैं किसी और की लेकिन भी बात कर रहा हूँ। सर, आपको लग रहा है कि दोबारा लड़ने जा रहे हैं दोनों कंट्रीज, या ये सिर्फ स्टेटमेंट्स है क्योंकि आज 7 मई है इस वजह से? दोनों कंट्रीज लड़ने नहीं जा रहे, ये मेरी जिम्मेदारी है। हम्म। हमारे और पाकिस्तान के बीच में स्कर्मिश हो सकता है, हमारे पाकिस्तान के बीच में गर्मा गर्मी हो सकती है, हमारे और पाकिस्तान के बीच में लिमिटेड स्ट्राइक हो सकती है, हमारे और पाकिस्तान के बीच में कंफर्म्ड आतंकवाद रिलेटेड स्ट्राइक होगी ही होगी। ये भी मैं आपको कंफर्म दे रहा हूं, और इसी वजह से बाकी जो 4 मैंने आइटम बोले उनके होने का बिल्कुल अंदेर, बट देयर इज नो लाइकलीहुड ऑफ अ फुल फ्लेजेड वॉर जैसा अभी तक इंडिया का एटीट्यूड रहा है, नंबर 1। और दूसरा, आप चाहे कमर चीमा से या किसी से भी पूछ लीजिए, वो ये जरूर मानेगा कि कन्वेंशनल वॉर में इंडिया पाकिस्तान का कहीं कोई आमना सामना है ही नहीं। मैं आपको दबा नहीं रहा हूं, मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट बात बता रहा हूं, ये सर मेरा ये नहीं भी, कहना है। सर आईएसपीआर साहब की एक बात और मुझे याद आ रही है जो मैंने पढ़ी थी, कि वो कह रहे हैं कि ये जो इंडियन आर्मी है वो अब सियासत में पड़ गई है। पहले प्रोफेशनल थी, अब प्रोफेशनल नहीं रही, अब उसके अंदर पॉलिटिक्स मिक्स हो चुकी है। सर, कहाँ तक आपको उनकी बात ठीक लग रही? वो आईएसपीआर आपको प्रॉब्लम पता है क्या है, कि उनके यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिक्स है, उनके यहाँ तो फौज है ही नहीं। भाई सीधी सीधी बात है, अगर अगर फौज होती तो जो सिचुएशन आई है, इसको ना आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मत लीजिएगा। भाई मुझे आप एक बात बताओ, आपके पास स्टेट ऑफ आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम था जिसको आप बोलते थे HU9 एयर डिफेंस। अगर आपके बॉर्डर पर, अगर आपके एयरफोर्स स्टेशन पर वो लगा हुआ था, तो जनाब कोई भी बम वहां तक कैसे पहुंचा? मैं ये जानना चाहूँ। भाई एक बात, मैं एक एक करके चल रहे हैं। दूसरा, भाई आपके पास, आपने वो मुरीद के में एक आपने हैंगर है, उसके ऊपर वो जो लाल रंग का टैरपोलिन डाला हुआ था, अगर उस टारपोलिन वाली सैटेलाइट इमेज को देखें, उससे पहले की देखें और उसके बाद की देखें, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ी? मैं तो कह रहा हूं आप यही कह दीजिए कि नॉर्मल रिपेयर चल रहे थे, इसमें क्या बड़ी बात है? सैटेलाइट इमेजरी में अगर दिख रहा है लाल तरपाल, जो पहले नहीं था, उसके उससे पहले वाले फोटोग्राफ में था, वहां पर एक होल सा है, उसके बाद आ गया तरपाल। अच्छा, इसलिए हो सकता है शायद गलत हो जाए। वो जो नूर खान है, सच बताइएगा, मैंने आपके प्रोग्राम में एक बार और भी कहा है किसी आपके पाकिस्तान पैनलिस्ट को, कि नूर खान की इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए? बहुत बड़ी बात है आपके लिए। इंपॉर्टेंस मैं बता देता हूं, जो वर्ल्ड वाइड नोन है कि वहां पर यूएसए का एक बेस है। आप बोलेंगे वहां बेस नहीं है, तो मैंने आपको पिछले बार भी कहा था, उसका जो वेस्टर्न कॉर्नर है उस एयरफील्ड का, उसमें एक पूरी की पूरी फेंसिंग लगी हुई है, और उस फेंसिंग के अंदर सिर्फ यूएसए के लोग जा सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स वाले नहीं जा सकते। नूर खान वही वही एयरफील्ड है जिसके ऊपर वो बड़ा सा खड्डा भी हो गया था। और वो खड्डा किस लिए हुआ, मैं आपको ताने नहीं मारने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बता दीजिए, आपका रहीम यार खान ले लीजिए, जकोहाबाद ले लीजिए, आप बोलारी ले लीजिए, आप रावलपिंडी ले लीजिए, रफीकी ले लीजिए, मैं मान सकता हूं शायद कहीं एक आध जगह मैं ज्यादा बता रहा हूं, बट इतनी सारी जगहों की अगर सैटेलाइट फोटोग्राफ हम देखें, तो क्या पाकिस्तान को यह समझना नहीं चाहिए कि आप, कहने के लिए आप कह दें कि इंडिया बजट ज्यादा कर रहा है, ये ज्यादा कर रहा है, वो ज्यादा कर रहा है। आपके पास एक्चुअली एक, पाकिस्तान के पास एक वो तोते वाला रट्टा है कि राफेल गिरे, राफेल गिरे, राफेल गिरे, और वो भी आपका कहना है, पाकिस्तान का कहना है कि ट्रंप ने कहा, ट्रंप ने कहा, ट्रंप ने कहा। मैं आज आपसे भी पूछ लेता हूं, कितने गिरे, ये बता दीजिए। एक बात, दूसरी बात, कितने गिरे, किसने कहा? मैं ये भी जानना चाहूंगा। फिर अथॉरिटी से बात करिएगा। अगर ट्रंप ने कहा, जो कि आपके पास भी ऑन रिकॉर्ड है, कि उन्होंने भी गिनती जो है 4 से शुरू करी थी और 8 पर ले जाकर रोकी थी, तो शाहबाज शरीफ साहब 7 पे ही रुक गए,
यार कहीं यहाँ और आगे ना बढ़ जाए, इसमें सर कोई 11 बुराई तक नहीं है। पहुंचा दी थी, ट्रम्प ने 11 तक पहुंचा दिए थे। मैं आ रहा हूँ, लेकिन आप, मैंने इसीलिए पूछा किसके गिरे, वो ये क्यों नहीं बोल रहा? ट्रम्प तो आपका अपना प्यादा है भाई, या आप उसके सर प्यादे हैं? सर उसने ये क्यों हम नहीं बोला, उसने ये क्यों नहीं बोला कि इंडिया के 11 गिरे, 8 गिरे, 5 गिरे, 7 गिरे? आप एक जगह मुझे बता दीजिए, आपके शो पर कान पकड़कर माफी मांग लूंगा कि मैं गलत हूं, अगर आपने कहीं सुना हो कि इंडिया के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, पहले तो मुझे ये बताओ, वो 11 जो आपने गिनती गिनी है, 9 कब बोले थे वो भी गिनवाओ फिर मुझे। ये 8 से सीधे 11 कैसे पहुंच गए भाई? सर अब देखिए, ये तो ट्रम्प ही बता सकते हैं कि वो इतने जहाज क्यों बता रहे थे और कैसे अगर बता रहे थे। अगर ये ट्रम्प बता सकते हैं तो आरजू काजमी को बेवकूफ बनाना बंद करो। मिस्टर ट्रम्प, आपको आरजू काजमी और आरजू काजमी की आवाम के साथ एक जिम्मेदारी से स्टेटमेंट बोलनी चाहिए। हिम्मत है तो बोलो, क्योंकि आप वो कंट्री हो यूएस जिसके पास वो टेक्निकल नो हाउ है, उसके पास वो लेकिन सेटेलाइट है जो एक एक मीटर के ऊपर चीजों को मॉनिटर कर सकता है। लेकिन सर कुछ स्टेटमेंट तो दोनों कंट्री से अजीब ही आती हैं। जैसे 2019 में जब अटैक हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान ने कहा कि कुछ भी नहीं जी, हमारे तो 2 कौवे मर गए, 4 दरख्त गिर गए। ठीक है। उसके बाद जब लास्ट ईयर दोनों कंट्रीज में क्लैशेस हुए हैं तो आपकी तरफ से कहा गया कि हमारे तो एक शीशा भी नहीं टूटा। तो सर ये इस किस्म की स्टेटमेंट कैसे आ सकती है? क्योंकि अगर कोई कंट्री अटैक करेगी और जवाब होगा तो आप, नुकसान तो दोनों तरफ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे मैंने 2 कौवे मरे और वहां मैंने शीशा भी ना मना टूटा हो। किया ही नहीं। आप अगर मेरी यही वाली रिवाइंड कर लीजिए, कहीं एक जगह बता दीजिए अगर मैंने ये कहा हो कि हमारे यहां नुकसान नहीं हुआ। मैं आपको नहीं कह रही मैंने हूँ तो नहीं सर। बोला। मैं नहीं आपको तो नहीं, नहीं कह रही। मैंने आपसे सवाल, मेरा देखिए, मैं तो चाहता हूं कि आरजू काजमी के शो में निकल कर आए कि ट्रंप ने ये कहा कि इंडिया के 1, 2, 3, 4, 5 राफेल गिरे, 1, 2, 3, 4, 5 मिराज गिरे, 1, 2, 3, 4, 5 सुखोई गिरे, 1, 2, 3, 4, 5 हेलीकॉप्टर गिरे, 1, 2, 3, 4, 5। कुछ तो बताना पड़ेगा ना। इंडिया का नाम क्यों नहीं लेता वो उसके पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो उस जहाज का नाम क्यों नहीं लेता जो गिरा? आप बता दीजिए मुझे। सर यहाँ तो कह रहे हैं राफेल गिर गए, ये तो ये बता मैं रहे मना हैं। थोड़ी ना कर रहा हूं, मैंने कब लेकिन मना किया? ट्रम्प ने तो किसी कंट्री का नाम नहीं लिया। ट्रम्प ने सिर्फ ये तो कहा फिर बात खत्म कि हो गई ना, दोनों तो कंट्री फिर की क्लैशेस में अच्छा। जहाज गिरे, बस। फिर आपने खुद हाँ, ही सोच ओके, लिया कि वेरी आप क्या गुड, कह रहे वेरी हैं। गुड, वेरी गुड। अगर मैं आपकी स्टेटमेंट ले लूं कि दोनों कंट्री के गिरे, तो अब इस पर बात आएगी कि अगर 11 गिरे तो क्या आप आधा आधा की बात कर रहे हो, या आप 11 की बात कर रहे हो और हम लोग जीरो की बात कर रहे हैं, या हम 11 की बात कर रहे हैं, आप जीरो की बात कर रहे हैं? आरजू काजमी साहिबा, आवाम के तौर पर, क्योंकि आजकल मैं भी आपकी तरह आवाम हूं, आवाम को लॉजिक समझना चाहिए। मेरे पास अथॉरिटी है। मैं आपको हमारे जो एयर मार्शल भारती, जो डीजी एयरफोर्स के डीजीएमओ थे, उन्होंने जब सवाल उनसे पूछा गया, मैं आपको नाम बता देता हूं, मनीष ने पूछा था TV9 के, मैं उस ब्रीफिंग में था इसलिए मैं कह पा रहा हूं आपको। उसने पूछा था, सर सुनने में आया है कि कुछ जहाज भी गिरे हैं, कितने गिरे हैं, ये सवाल था एग्जैक्ट। मतलब हमारी तो प्रेस फ्री है ना, हमारा आपकी तरह नहीं है कि प्रेस के ऊपर कंट्रोल है, हमारे यहाँ तो सवाल पूछा जा सकता है। डीजीएमओ साहब ने बड़ा सीधा सवाल बोला, losses will be part of operations. We have to cater for that. However, however, all our pilots are safe home. आप इंटरप्रेट कर लीजिए। इसलिए मैंने अभी भी आपको बोला और चैलेंज किया, हमने कभी नहीं बोला कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। भाई साहब, एक अगर ब्रह्मोस भी आपके तरफ जाती है उसके पैसे लगते हैं। ये कमर चीमा वाली ब्रह्मोस नहीं है कि हमें तो फ्री में मिलता है। ठीक है ना? हमारे यहाँ तो खून पसीने का पैसा है, इसलिए हमें पता है कि कौन सा हथियार। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपको क्या लग रहा है? उसी को पूछ लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा बताएगा। उसको पूछिएगा स्कैल्प क्या होता है, तो आपको बढ़िया से समझाएगा। स्कैल्प इज दैट मिसाइल विच वाज पुट ऑन राफेल। और स्कैल्प का मतलब स्कैल्प, आपको ऊपर से स्कैल्प कर दिया, ऐसा उसका नाम जानबूझ के रखा गया है। मुझे बता दीजिए, रैम्पेज कब सुनी थी हमने?
तो रैम्पेज आपके उस एयर वॉरियर से पूछिए कि रैम्पेज क्या था। आप पूछिए ब्रह्मोस नूर खान को कि भाई साहब यहाँ क्या आया था। आप पूछिए अपने आकाश जो देखिए मिसाइल था कि वो आपका वो जो एक बड़ा वाला जहाज जो एवॉक्स जिसको आप कहते हैं कि उसको क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। लेकिन हमको दोनों को ना ये गिनतियां नहीं गिननी चाहिए। मैं आपको रीजन दे रहा हूँ, क्योंकि गिनती गिनना इस समय मुझे लगता है कि हम मुद्दे से भटक जाएंगे। मुद्दा है लेकिन कि सर हमने क्या सीखा, क्या सीखा, बिल्कुल। हम्म, वो जरूर है। सीखा ये सीखा ये कि टेररिज्म को खत्म करने में अगर आपको कल बॉर्डर क्रॉस करना पड़े तो भाई साहब कोई लिमिट नहीं है क्रॉस करने। हम्म, ये पाकिस्तान के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल होगा, हिंदुस्तान के लिए। दूसरा, जो टेररिज्म को साथ देगा उसके ऊपर इस तरह की स्ट्राइक जरूर आएगी। हम ये तो सीख सकते हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए। मैं आपके साथ हर बार बात करता हूं, आप मेरे को 4 वो टेररिस्ट कैंप बताइए जो इंडिया में है। आपके कमर चीना में बता दिया कि जी वो नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर है। मतलब बात को कितना छोटा कर दिया उन्होंने। एक थिंकिंग की बात अलग होती है, जब बात हो रही है सवाल जवाब की। अगर हम आपको बता रहे हैं कि जी आपका भुलारी में क्या था, या मैं तो कह रहा हूँ क्या दैट भावलपुर में क्या था, मुरीदके में क्या था, सियालकोट में क्या था, मुजफ्फराबाद में क्या था, ये सारे वो हैं जहां पर पहली रात में 9 टेररिस्ट कैंप जिनको कि स्ट्राइक किया गया। इसका मतलब सीख ये मिलती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड डेप्थ तीनों में कहीं तक भी जाकर अगर टेररिज्म को मारा जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं। चाहे वो पाकिस्तान करे, चाहे इंडिया करे। और आज आप देख रही हैं, चाहे यूएसए ईरान में करे, चाहे इजराइल लेबनान में करे, भाई टेररिज्म के नाम पर तो चल रही है ना गाड़ी। ये तो कर सर सकते हैं तो पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, नहीं ये करेंगे तो सपोर्ट है। आप अगर जाकर अफगानिस्तान में किसी कैंप सो कॉल्ड विलेज पर स्ट्राइक करेंगे, वो टेररिस्ट स्ट्राइक बिल्कुल ठीक है। आप ईरान में करेंगे तो बिल्कुल ठीक है। इंडिया ने आपके यहाँ आपका काम कर कर दे दिया तो क्या बुरा है, क्योंकि आप तो कह रहे हो 70,000 लोग आपके टेररिज्म में मारे गए हैं। लेकिन सर ये तो यही कह रहे हैं ना कि उधर तो कोई टेररिस्ट था ही नहीं। अब इस बात का क्या किया जाएगा जब वो कह रहे हैं वहां पे तो वेरी आम गुड। फैमिलीज रह तो फिर रही आप थी। एक काम करिए, कोई तो अगर जो अगर मसूद टेररिस्ट, अजहर या जिनके नाम लिए गए थे कि अटैक किया, वो तो मरे ही नहीं सर, वो तो थे ही नहीं वहां पे। वो रो क्यों रहे थे, वो रो क्यों रहे थे? मसूद अजहर वो ने तो अपनी फैमिलीज खुलकर की वजह कहा से ना रो रहा कि होगा। या अल्लाह मुझे ही क्यों नहीं उठा लिया। हम्म, भाई सीधी बात है, मसूद और हाफिज आपने वो अंडरग्राउंड सेफ हाउसेस में रखे हुए हैं, जिनको आप जेल भी बोलते हो कभी कभी। हम्म। कुछ लोग आपके यहाँ उसको जेल भी कहते हैं, लेकिन है तो वो आपके सेफ हाउसेस। मैं तो कह रहा हूँ एक बार सर जेल में ये ले वीडियो आइए। आपने कहाँ देखी मसूद अजहर की जिसमें वो कह रहा है कि उसे क्यों नहीं उठा लिया? और आप कहेंगे मैं भिजवा दूंगा, अगले वाले प्रोग्राम में आप उसको चलाकर देख लीजिएगा। तो सर भाई ये ये वो वहां पे रुकेगा तो उठाया जाएगा ना, वहां से भाग जाएगा तो क्या होगा? तो वो वाली नहीं, बात है। ये बात सही है, ये बात आपकी सही है। मुझे आप एक बात बता दीजिए। देखिए, मैं आपके साथ आज उस मूड में हूं जहां मैं ब्रिज करूं आपके साथ। मुझे लगता है टेररिज्म के ऊपर ब्रिज इंडिया और पाकिस्तान को कर लेना चाहिए कि टेररिज्म जहां पर भी हो रही हो, जनाब उसको स्ट्राइक करने का अधिकार जरूर होना चाहिए, पहली बात। उसके बदले में, उसके क्योंकि ये हर बार हम लोगों ने देखा है कि हमने आपके यहाँ 7 तारीख को स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करने के 25-30 मिनट बाद हमने आपके डीजीएमओ को बता दिया हमारी तरफ से कहानी खत्म है, हम इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। आपने बढ़ाना था, आपकी मर्जी है। लेकिन एक और जो बड़ी सीख मिली है, वो ये भी सीख मिली है कि अपने आप को ईरान और यूएस वाली सिचुएशन में मत डाल देना कि वो लड़ाई आपके काबू में ना रहे। ये तो इस बार आपकी किस्मत अच्छी थी दोनों कंट्रीज की कि जो एस्केलेशन था उसका कंट्रोल इंडिया के पास था, इंडिया उसे रोक पाया। क्योंकि जो भी कुछ कह लीजिए, ज्यादा बड़ी बात ये भी है कि आज के बाद होने क्या वाला है, ये और एक बढ़िया बात है। अब हमें मालूम है, जब हम कहते हैं ना, तो कमल चीमा ने भी कहीं किसी के प्रोग्राम में कहा कि जी आजकल तो आपके जनरल राहुल आर सिंह बोल रहे हैं कि हमें तैयारी करनी पड़ेगी। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, हमें तैयारी करनी है, क्योंकि हम पाकिस्तान आर्मी नहीं है। हम हर बार तैयार, हम 365 दिन तैयारी करते हैं, एक दिन नहीं करते हैं।
सर वो तो मेरी हर फौज रेजिमेंट, करती होगी सर, हमारी फौज नहीं भी वो शायद नहीं करते हैं ना, उनका उनका कहना है हमें नहीं करने की जरूरत होती है, क्योंकि हम तो फोकट का जहाज उड़ाते हैं, हम तो फोकट के HQ-9 उड़ाते हैं, हम तो फोकट के PL-15 उड़ाते हैं। तो फिर जो उनका हाल हुआ फिर उनके सामने है। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी लेते हुए कह रहा हूँ, 365 दिन रोजाना सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक मेरी गनर रेजिमेंट आर्टिलरी की रोजाना वो 3 घंटे की ट्रेनिंग सवेरे मेरे सामने खड़े होकर करती है। रोजाना मेरे यहाँ पर नाइट ट्रेनिंग शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक करती है। मैं मानता हूं हम तो करते हैं भाई, और तभी हम देखते हैं कि हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि कौन जीतता है कौन हारता है। भाई आप अच्छा एक बात बताइएगा मुझे, क्या बुरा होगा एक्चुअली पाकिस्तान के लिए, क्या बुरा हो सकता है आरजू साहिबा कि पाकिस्तान ये कह दे कि यस टेररिज्म के खिलाफ स्ट्राइक जायज है वर्ल्ड में कहीं भी, क्या बुराई है इसमें? सर अब ये कौन डिसाइड करेगा कि जो स्ट्राइक की जा रही है वहां पे टेररिस्ट हैं या नहीं है? अभी तक तो जिसने जिस पर स्ट्राइक की है, और चाहे वो पाकिस्तान ने की हो चाहे पाकिस्तान पे किसी ने की हो, तो वहां से यही कहा गया कि यहाँ तो कोई था ही नहीं, ये तो आम आदमी थे जो मारे गए। तो सर तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ तो प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो भाई इसी को बोलेंगे हम कोलेटरल डैमेज। अगर पाकिस्तान कर रहा है अफगानिस्तान में और ईरान में, USA कर रहा है ईरान में, इजराइल कर रहा है लेबनान में, हूती हमास हिजबुल्लाह कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, अगर वो टेररिज्म को गिन रहे हैं तो फिर इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म का वर्ड अलग अलग क्यों होना चाहिए? मतलब सर दो टेररिस्ट मारने के लिए 20 लोगों को मार देना जो है वो कहाँ तक सही है? आपने आपके दो अगर टेररिस्ट अगर मारने हैं और उनको मारने के लिए अटैक किया जाता है, वो तो मरते नहीं है, वो तो उस वक्त भी जिंदा रहते हैं, बाद में पता लगता है ये तो थे ही नहीं वहां पे। उसके बजाय तो आप 20 लोग मारे जाते हैं, कहा जाता है भाई ये तो होता है अब इस तरह के काम में। सर वो तो सही नहीं, मुझे तो कम से कम ठीक नहीं लगती ये बात। नहीं ठीक है ना, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, हम तो रीजनेबल बात करते हैं ना। इंडिया में हमारे लिए पाकिस्तान के खिलाफ हमारे तरफ हेट्रेड नहीं है ना, इसलिए हम रीजनेबल बात करते हैं। आप एक काम करिए, ना आप मारिए ना मैं मारूं, आप एक बार ऑफर करके देख लीजिए कि मसूद और हाफिज आपको हैंड ओवर हो रहे हैं। अब देखते हैं इंडिया की क्या स्टैंड आती है, एक बार बोल के ही देख लीजिए। यार होना तो यही चाहिए, मैं तो अपने शो में कई बार कह चुकी हूँ कि भाई ये दो को देके जान छुड़ाओ तो अपनी। फिर तो फिर लेकिन बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रहा हूं अपने देश क्योंकि के लिए इन्हें इसको शहीद कर दो, क्योंकि शहीद कर दो, क्योंकि सर शहीद इनको का दर्जा दे दो। सर इनको भारत तो नहीं कह रहा ना, सिर्फ इनका नाम तो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में है, तो भाई वहां तो मैं आपने नहीं मैं रखा। तो फिर अब आप बताइए ना, आप उन दो को बचाने के लिए 20 लोग मरवा दे रहे हो, दो को ही तो बचा रहे हो ना। भाई आफ्टर ऑल वो मरकज जो चल रहा है, सुभान अल्लाह ले लो या कौन सा ले लो, वो चल किसके नाम पर रहा है? इन्हीं के नाम पर तो चल रहा है, आपके और मेरे नाम पे थोड़ी ये चल रहा है। सर वो जो अननोन गनमैन वाला सिलसिला चल रहा है वो भी तो कहते हैं भारत कर रहा है, तो नहीं, आप लोग अगर अगर वो भारत टारगेट। कर रहा है, अगर वो भारत कर रहा है तो लानत है उस पाकिस्तान आर्मी पर और ISI पर कि आप पूरी दुनिया में टेररिज्म कर कर और फिर भी आप इस मोटरसाइकिल वाले 3 लड़कों को नहीं कंट्रोल कर पा रहे। भाई वाह। और एक बात बताओ, सर चलो अब छोड़ो, ऐसे तो सर अब आज ऐसे आज तो मैं कह देता हूं, अभी जो रिसेंटली सर कश्मीर का अटैक था, तो वो टेररिस्ट भी तो सर भाग गए थे ना, आप लोग भी तो नहीं पकड़ पाए, कितने अरसे तक ढूंढा हाँ जाता रहा कि तो कौन थे। हाँ, तो सर कहीं ना कहीं कमजोरी तो आ जाती है ना फोर्सेस की, नहीं देखिए, या ये सिक्योरिटी की। बात ये बात ये बात एज अ फौजी मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा कि अगर 2 या 3 या 4 लोग किसी एक पहाड़ में जंगल में निकल जाते हैं, उनको ढूंढना एक बहुत बड़ा काम होता है। इसीलिए ऑपरेशन महादेव के अंडर हमने उन तीनों को मे भी 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, लेकिन गिरा तो पाए। हम्म। देखिए इससे लेसन जो मिला है वो देखिए, वो ज्यादा बड़ी बात है। मुझे लगता है लेसन लेना चाहिए पाकिस्तान को भी और हिंदुस्तान को। पाकिस्तान को लेसन ये लेना चाहिए, बैठे बिठाए क्यों पंगे ले रहे हो यार? आपको मालूम है कि इंडिया विल स्ट्राइक नाउ, अब इंडिया वो पुराने वाला नहीं रहा, और अब तो और ज्यादा डिक्लेयर हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वो जारी रहेगा, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम उसको इसलिए आपको सर इस ये सबसे तौबा कर ले, सर तौबा ये कर भी लो। कहा जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर 2 से मुझे याद आया, कहा जा रहा है कि प्रॉक्सी वॉर है जो अफगानिस्तान के रास्ते भारत लड़ रहा है, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, प्रॉक्सी वॉर होती कैसे हो सकती है? हम तो अफगानिस्तान के थ्रू आपके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं।
ये आप जो बताइए। अफगानिस्तान वाले अटैक कर रहे हैं ये भारत करवा रहा है, ऐसा ऐसा यहाँ पे लोगों का अच्छा, कहना है। ओके। हाँ, तो बताइए कहाँ हमारा, कहाँ है ट्रेनिंग कैंप? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, या इंडिया में? आप सर बता दीजिए। ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे होंगे सर, मुझे लगता है। हाँ, ये हो सकता है। वो जो आजकल 3D वाले, कंप्यूटर वाले जो 3D ड्रोन्स हैं, कि उसका फोटोग्राफ भेजो, वहां से उसकी वो प्रिंट आउट निकालेंगे और वो ड्रोन बन जाएगा। बताइए आप। देखो अर्जुन साहिबा, हमारे और आपके बीच में फर्क इसी बात का है कि अगर हम ऑपरेशन सिंदूर के सैटेलाइट फोटो देते हैं, हम आपको प्रूफ के तौर पर देते हैं, तो आप हमें क्या देते हैं? एक बात। दूसरी बात, हम आपको आपके टेररिस्ट कैंप्स के नाम बता रहे हैं, आप हमें क्यों नहीं बताते? आप नागपुर के आरएसएस हेडक्वार्टर को बोल देते हो, पता नहीं क्या। आइडियोलॉजी कैन बी वेरी स्ट्रांग। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं तो कह रहा हूं हमें दुश्मनी निभानी आनी चाहिए। एक बार खत्म करो इस मामले को, अगर करना ही है। लेकिन मुझे मालूम है मेरे कैरेक्टर में नहीं है ये। इंडियन आर्मी कैपेबिलिटी कितनी भी ले ले, लेकिन हमारे कंट्री के फेवर में नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि इस लड़ाई को लड़ने में हम 10 साल 15 साल पीछे जाएंगे। पाकिस्तान का क्या होगा, वी आर नॉट बॉदर्ड। हम वो चाइना गेम को प्ले करेंगे कि वो पाकिस्तान के थ्रू हमारे को डाउन करवाए, क्योंकि इकोनॉमिकली वो हमें अपना कॉम्पिटिटर समझता है। आपको क्या लग रहा है, अगर नंबर गेम की बात करें, टैंक की बात करें, हवाई जहाज की बात करें, सबमरीन्स की बात करें, एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, हमारे और चाइना के बीच में कौन ऊपर है? चाइना ऊपर है। भाई ये तो डाटा गूगल कर लीजिए, अभी पता चल जाएगा। ठीक है ना? लेकिन वो हमें अपना कॉम्पिटिटर क्यों समझ रहा है? क्योंकि उसे दिख रहा है कि इकोनॉमिकली जिस ग्रोथ पर हम चल रहे हैं वो चाइना को बीट करते हैं, इसलिए वो वहां पर हमारे से खफा है या हमें अपने खिलाफ समझता है। मुझे लगता है कि चाइना चाइना तो छोड़िए, पाकिस्तान को इस समय कंसंट्रेट करना चाहिए अपनी इकोनॉमी पर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्योंकि जितना ध्यान आप टेररिज्म में लगा रहे हैं, उसका अगर 10% भी आप अपने ग्रोथ में, अपनी एजुकेशन में, अपने हेल्थ केयर में, आप एक बात बताओ, इतना बड़ा कंट्री पाकिस्तान, और उसको जब इलाज की जरूरत पड़ी है तो दिल्ली के एम्स में आना पड़ता है। क्यों? क्यों आना चाहिए? क्यों उस आवाम को उसकी कंट्री में नहीं मिलना चाहिए ट्रीटमेंट? आपके पास इस बिल्कुल। उसके लिए पैसे, ये लड़ाइयों के लिए पैसे हैं, ये टेररिज्म के लिए पैसे हैं, लेकिन आपके पास पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं है, आपके पास हेल्थ केयर के लिए पैसे नहीं है। आपके क्योंकि सर यहाँ सारा जो बजट तो डिफेंस में लग जाता है ना। कहा यही जाता है कि जी डिफेंस मजबूत होगा तो हम होंगे। तो सर अगर ये लड़ाई वड़ाई हमारे बीच में से निकल जाए, हमारे जो बीच टेंशन रहती है, चाहे वो हिंदुस्तान के साथ हो चाहे अफगानिस्तान के साथ, तो वही पैसा शायद हमारे लोगों के ऊपर लगा दिया जाएगा। नहीं, देखिए हुआ क्या है बेसिकली कि दुनिया में, एटलीस्ट मेरा अपना बिलीफ है, दुनिया में देयर इज अ सेइंग कि देयर कैन ओनली बी वन टाइप ऑफ डिसिप्लिन। एक ही तरह का डिसिप्लिन हो सकता है। हम्म। ठीक है ना? और वो डिसिप्लिन जो है, जब वो चाहे मेरे ऊपर हो या आपके ऊपर हो, वो इम्पोज करना पड़े। अगर मेरे ऊपर है कि डिसिप्लिन तरीके से नेबर्स के तौर पर हमें टेररिज्म पड़ोसी के साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर पड़ोसी कर रहा है तो पड़ोसी को समझाने की लैंग्वेज फिर वही होगी जिसको वो समझता है। बिल्कुल। और अगर देखो, हमने तो आपके साथ बात करी स्टिक एंड कैरेट। भाई कैरेट आपको सारे गाजरें खिलाकर आपको हमने ट्राई कर ली, ट्रेड भी कर देख लिया, मोस्ट फेवर्ड भी देख लिया, आपकी बिरयानी पार्टी में भी हम होकर आ गए, सब कुछ हमने करके देख लिया, लेकिन आपको वो कैरेट जो था वो हजम नहीं हुआ। लेकिन अब जब से हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत ये जो डंडे वाला जो लैंग्वेज चल रहा है, अब उसमें जो सबसे एक्सट्रीम प्रॉब्लम आ गई वो ये आ गई कि आपके पास आज की तारीख में न्यूक्लियर डिटरेंस इंडिया के लिए नहीं है। ये एक आपके लिए बहुत खराब बात हुई, ये अच्छी बात नहीं हुई, इंडिया के लिए भी खराब बात। बट वी आर नाउ प्रिपेयर्ड टू सेक्रीफाइस कि चलो जी, आप एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डाल दीजिए, 5 किलोमीटर के एरिया में जो होना है वो हो जाएगा, देख लीजिए। लेकिन उसके बाद क्या होगा जनाब आली? नहीं वो जो नहीं ब्रिज आप सर। और मैं बना रहे हैं, जो ब्रिज आप और मैं बना रहे हैं, उस ब्रिज के ऊपर से एक अकेला बम कभी नहीं आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज एक बात बताऊं ना, वैसे वर्ल्ड में आप बताइएगा, भाई आपके पास भी 70 80 90 100 150
न्यूक्लियर वेपन, हमारे पास भी 70, 80, 90, 100, 150। एक कंट्री यूएस है बोलता है 3000, एक कंट्री बोलता है 5000। यार करोगे क्या इतनों को, कहाँ नहीं कहाँ नहीं डालोगे? सर इतने वो नहीं चलने वाले बम, लेकिन बात सारी यही है कि ये हम लोग जो लड़ते रहते हैं और जो स्ट्राइक्स की बात होती रहती है और कभी कभार हो भी जाती है कुछ 3-4 साल के बीच में, तो उसके बाद होता क्या सर, फिर बातचीत हो रही होती है, तो पहले ही क्यों नहीं बातचीत कर लेते भाई, इतना एक दूसरे को मारने मैं काटने मैं की बजाय। मैं तो आपको ऑफर कर रहा हूँ, पिछले बार भी मैंने आपको ऑफर किया। बैठिए, आप और मैं एक बार करके देख लेते हैं कि अगर बातचीत होगी तो कैसे होगी। क्योंकि मेरे तरफ से मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूं, एंड दैट इज टेररिज्म पर बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या बात करेंगे, चलिए बोलिए, क्या चाहिए आपको पाकिस्तान को हमसे बातचीत में? मैंने तो आपको बता दिया सिर्फ टेररिज्म। आप बोलिए, बताइए। नहीं सर, मैं मेरे हाथ में तो सर इतनी पावर नहीं है, अगर होती तो सर मैंने तो अभी आपके शो के अरे फौरन बाद पावर वाघा मेरे बॉर्डर हाथ में पे भी नहीं सर है। प्रॉब्लम हाफिज सईद मसूद अजहर को मैंने प्रॉब्लम वहां रवाना कर दिया होता। प्रॉब्लम प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि पाकिस्तान की आवाम की आवाज नहीं है। आवाज ही नहीं है आपके पास। मैं, आपको क्या लग रहा है मेरे पास इतनी औकात या हैसियत है कि मैं आपके सामने यहां बैठ रहा हूं कि जी मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं टेररिज्म पर? ऐसा मेरा स्टैंड है इंडिया के लिए। मैं चाहता हूं आपके तरफ से क्या स्टैंड है। कमर चीमा से पूछ लो, हम्म। शहबाज शरीफ से पूछ लो। देखिए, कमर चीमा की लैंग्वेज बदली है सिर्फ इस वजह से क्योंकि अब उन्हें दिख रहा है कि ऊपर आने का क्या तरीका, किस तरह से अपने अकाउंट्स को सेव किया जा सकता है। उनकी मजबूरी है, कोई बुराई नहीं है। ही इज डूइंग अ गुड जॉब फॉर हिमसेल्फ। उनको अपने वो सो कॉल्ड एनजीओ इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। और एक बात बताइए, मैं तो कभी नहीं बोलूंगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करें। मैं तो बिल्कुल नहीं कहता उनसे कि आप सर ये खिलाफ तो बात करें, पाकिस्तान के लेकिन मैं ये फेवर में जरूर जाती बोलता है हूँ ये कि बात सच सर, बोलिए। अगर हिंदुस्तान के साथ बातचीत हो जाएगी, टर्म्स ठीक हो जाएंगे, तो ये पाकिस्तान के फेवर में जाएगी बात, खिलाफ नहीं जाएगी। इंडिया के फेवर में भी जाएगी। हाँ इंडिया के फेवर में भी जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि जितना इंडिया और पाकिस्तान करीब आते हैं उतना ही चाइना कमजोर पड़ता है, उतना ही पूरी दुनिया कमजोर पड़ती है। तब यूएस को पता चलेगा कि अगर इंडिया पाकिस्तान आर लाइक दिस, तो वो दोनों में से किसी एक का बेवकूफ नहीं बना सकता कि मैं आपको 4 जहाज फालतू दे दूंगा कि 3 जहाज बाद में दे दूंगा। चाइना आपका बेवकूफ कभी नहीं बना पाएगा कि मैं तो आपको J-35 दे रहा हूँ, स्टेल्थ वाला है, 5th जनरेशन है, 6th जनरेशन है, पता नहीं कौन सा जनरेशन है। HQ-9 भी बड़ा तगड़ा जनरेशन था। PN-15 उनकी बड़ी सुपर मिसाइल मानी जाती थी। मैं ये नहीं कह रहा उसमें कहीं गलती है या नहीं है, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल में ये असेसमेंट इंडिया और पाकिस्तान दोनों को कर लेनी चाहिए कि लड़ाई की कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर दोनों की लड़ाई टेररिज्म के ऊपर गए तो लेट अस फाइट टेररिज्म टुगेदर। बाकी डिफरेंसेस बिल्कुल हम बाद में कर लें सॉल्व। आपके तरफ से कोई टेररिस्ट एक्टिविटी दिखती है कि चलिए जी 4 लोग जो है वो पार जा रहे थे, हक करके फोन उठाइए, बता दीजिए। हम भी आपको बताएंगे कि जी 4 बंदे जो है वो आपकी तरफ निकले हैं, अभी पकड़ लीजिए, वापस हमारे हैंड ओवर कर दीजिए। क्या प्रॉब्लम? वो 4 लोगों के पीछे दोनों कंट्री पागल हो रखे हैं। आप देख रहे हो कि आप पता नहीं हजारों लाखों डॉलर आप इस पर बिल्कुल। खर्च करोगे। मैं तो कह रहा हूं आपकी फॉरेन पॉलिसी तक बेचारी चल नहीं पा रही आजकल। वो आपने 2 कंट्रीज को बोला था कि हम कुछ वेपन देंगे, सऊदी ने मना कर दिया और आप रुक गए, आपको तकलीफ हो रही है। सो नहीं एक, जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी अपनी नहीं होनी चाहिए, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन व्हेन इट कम्स डाउन टू टेररिज्म, सबसे बड़ा लेसन लर्न यही है कि याद रख लीजिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, कहीं किसी दूरी तक, कहीं किसी लंबाई तक, कहीं किसी चौड़ाई तक, कहीं किसी गहराई तक अगर जाना पड़े तो टेररिज्म के खिलाफ जाना आपका हक बनता है, आपका कर्तव्य बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है। भगवान देख रहा है, इस टेररिज्म को मत सपोर्ट करो, इस टेररिज्म के खिलाफ बिल्कुल लड़ो। बिल्कुल सर, ऐसा ही होना चाहिए, जब अमन आ सकेगा और तभी हम जो नेक्स्ट जनरेशन जो है या जो जितनी जनरेशन नेक्स्ट आनी है उनको कुछ पुरअमन किस्म का या पीसफुल कंट्रीज देके जा पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।